हेलो, वेलकम बैक टू history.com। लोअर पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है 21 अक्टूबर को, उसकी रिवीजन सीरीज़ का छठा पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम साइंस का सेक्शन कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम जो करंट अफेयर्स में हैं उसको कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो डिस्कवरी ऑफ विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? लियोनिन ने। और विटामिन थ्योरी को सबसे पहले किसने दिखाया, किसने बताया इसके बारे में? तो वो थे हॉपकिंस और फंक। और विटामिन जो टर्म है, मतलब विटामिन जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? वो थे फंक ने। अब बात करते हैं विटामिन के कौन सा फैट सॉल्युबल होता है और कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है। फैट का मतलब क्या है? जो वसा में घुल जाता है। और वाटर का मतलब क्या है? जो पानी में घुल जाता है। तो फैट में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछ लेता है और उससे रिलेटेड जो भी डिसीज है, जो भी बीमारी है, उसका नाम पूछ लेता है। हम एक एक करके सबका नाम देखेंगे। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। जिसकी कमी से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। क्या हो जाती है? रतौंधी। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं विटामिन बी में? विटामिन बी1, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? थियामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी2, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से रोग होता है काइलोसिस। विटामिन बी3, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका साइंटिफिक नेम होता है नियासिन और इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलाग्रा। फिर है विटामिन बी5, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटेथोनिक एसिड और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पैरेस्थेसिया। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से रोग होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन बी7 का साइंटिफिक नेम है बायोटीन और इसको विटामिन एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन एच भी बोलते हैं। विटामिन बी7 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है और इसी में हेयर लॉस जो होता है, बालों का गिरना होता है, वो भी स्टार्ट हो जाता है। विटामिन बी9 का साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से बर्थ में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। विटामिन बी12 कोबलामिन और इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोबाल्ट क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और अनीमिया किसकी कमी से होता है? एक एलिमेंट होता है हमारा आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, विटामिन डी के इसके अंदर दो विटामिन आते हैं। एक है विटामिन D2, उसका साइंटिफिक नेम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3, इसका नेम है क्लोए कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, जो कि हड्डियों का एक रोग होता है। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोलाइटिक अनीमिया इन इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं। और फिर है विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोकिनॉन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ब्लीडिंग डाइथिसिस। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? सन रेज से। जो मॉर्निंग सनशाइन होती है उसमें विटामिन डी मिलता है। अब देख लेते हैं डिसीजेज कि बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, वायरस से कौन सी डिसीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती हैं? एक है डिप्थेरिया, टाइफाइड, वूपिंग कफ, एम्पटिटनेस, लेप्रोसी, निमोनिया और कॉलरा। कौन कौन सी? डिप्थेरिया, टाइफाइड, वूपिंग कफ, टिटनेस, लेप्रोसी, निमोनिया और कॉलरा। वायरस से कौन सी डिसीज होती हैं? वो है रेबीज, इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल वायरस, पोलियो, एड्स या HIV, वायरल मेनिंजाइटिस, कॉमन कोल्ड, इबोला वायरस, सार्स वायरस, सार्स से ही क्या आया है? कोरोना। फिर चिकनगुनिया, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और येलो फीवर। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर की कमी से, जेनेटिक डिसऑर्डर से कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं? तो वो है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब रंग को पहचानने में दिक्कत आती है। फिर है टर्नर सिंड्रोम, फिर है पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोनोरिया, हीमोफीलिया के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रॉयल डिसीज। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट होता है हमारा, ब्लड क्लॉट मतलब खून का थक्का जमना, वो नहीं हो पाता है। अगर चोट लग जाती है, अगर खून निकलने लग जाता है तो वो रुक नहीं पाता है। तो वो डिसीज़ कौन सी होती है? हीमोफीलिया। और इसको कौन सी डिसीज़ बोलते हैं? रॉयल डिसीज़ बोलते हैं। और प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? क्वासिरकोरकर।
क्वाशियोकर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। न्यूट्रिशन की किस में हेल्प करता है? जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसकी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं? जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बिल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन के में से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोकर। फिर है फैट, वसा, वाटर, पानी, मिनरल, खनिज, साल्ट, लवण, विटामिन और फाइबर्स। फाइबर्स हमें जैसे किससे मिलता है? सेम की फली से। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी बॉडी में दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल का एग्जाम्पल क्या है? शुगर। उसके बाद है इनसॉल्युबल, उसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांड। क्या बोलते हैं? मांड। फिर है और फैट के बारे में देख लेते हैं। फैट क्या होता है? फैट एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लाइसराइड। कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लाइसराइड। अब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? ये है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होती है? एक सिंपल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? ये कलरलेस होता है और ये सॉल्युबल होता है। कलरलेस और सॉल्युबल। और मोनोसैकेराइड के अंदर किस तरीके का टेस्ट होता है? एक मीठा टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? स्वीट टेस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हेक्सोस शुगर, जो हेक्सोस शुगर होती हैं जिनके अंदर सिक्स के कंपाउंड लगे होते हैं। C6 जैसे ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, तो ग्लूकोज। फिर है फ्रक्टोज, फिर है गैलेक्टोज। और पेंटोस शुगर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। आपको पता होगा राइबोस शुगर आगे जाके आरएनए बनाती है, आरएनए। और डीऑक्सी राइबोस शुगर आगे जाके क्या बनाती है? डीएनए। क्या बनाती है? डीएनए। फिर बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड में क्या होता है? जब दो मोनोसैकेराइड मिलके एक कंपाउंड, नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड और इनको जोड़ने का काम कौन सा करता है? एक लिंकेज होता है, एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जोड़ दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनके अंदर भी एक तरीके का स्वीट टेस्ट होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। फिर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? जब दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जब मिक्स हो जाते हैं और इसको जोड़ने का काम भी कौन करता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या काम करता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जिसको जोड़ता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज और उसको काइटिन भी बोलते हैं। फिर है ग्लाइकोजन। क्या क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन पिगमेंट से आ जाता है कि कौन से फ्रूट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मिल्क में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, या किस सब्जी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे टमाटो का रेड कलर किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। लाइकोपीन एक तरीके का पिगमेंट होता है। और आपको पता होगा पत्तियों में कौन सा पिगमेंट होता है? पत्ती में कौन सा पिगमेंट होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। जिसकी वजह से उनका रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैरेट का ऑरेंज रंग किस वजह से होता है? कैरोटीनॉइड की वजह से। कैरेट का लाल रंग गाजर का किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। कैरेट का पीला रंग किस वजह से होता है? ल्यूटियन की वजह से, ल्यूटियन की वजह से। करेला बिटर गार्ड जिसका कड़वापन किस वजह से होता है? मोमोर डिसेंस की वजह से, मोमोर डिसेंस की वजह से। चिली मिर्च का जो रेडनेस होती है वो किस वजह से होती है? कैप्सिथिन की वजह से। और चिली को खाने से जो बर्न होता है, जो जलन होती है, तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो है कैप्सिकिन। मिल्क का मिल्क का वाइट होना, तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है कैसीन। पपाया का पीला होना, इसके लिए कौन सा पिगमेंट है? कैरिका जैंथिन। पोटैटो जब हरा हो जाता है तो उसके लिए पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सोलानिन। जो मूली होती है तो उसको खाने से जो टंग में, जीभ में जो बर्निंग होती है, तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है? आइसोसाइनेट। हल्दी का पीला होना, इसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? करक्यूमिन। जो ऑनियन है उस जो रेड ऑनियन का रेड कलर किस वजह से होता है? एंथोसायनिन की वजह से। और ऑनियन में जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है? जो सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर जो एक एलिमेंट है उसके कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से ऑनियन के अंदर स्मेल आती है। और गार्लिक में भी जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? सल्फर कंपाउंड की वजह से। गार्लिक क्या? लहसुन में।
और इन कंपाउंड्स में कौन से एक मेन है, अलाइल डाइसल्फाइड, अलाइल डाइसल्फाइड, ये डाइसल्फाइड लिखा हुआ है, डाइसल्फाइड। फिर है एप्पल का रेड होना, ब्रिंजल का पर्पल होना, और ब्लैकबेरी का जो कलर होता है वो किस वजह से आता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। अब कोई एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है साइंस में जो कि है सेल बायोलॉजी, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको हम कई पार्ट में कवर करेंगे। इसमें एक ये पहला सेक्शन है, तो सेल बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। सेल क्या होती है, सेल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। कौन सी है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, एक लॉन्गेस्ट सेल भी होती है। हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। इन्होंने कॉर्क के अंदर एक नॉन लिविंग बॉडी थी, उसके अंदर सेल को डिस्कवर किया था, और इनकी बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो कौन है, सॉनसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, A.K. शर्मा। अब बात करते हैं डिस्कवरी सेल के बारे में, सेल की खोज कैसे की गई थी। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल को देखा था, जो कि एक नॉन लिविंग बॉडी थी। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी, तो वो देखी गई थी 1676 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया था, लुइस पास्चर ने, लुइस पास्चर ने। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, जो किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया एक, तो ये किंगडम मोनेरा में आता है, उसके अंदर पाई जाती है। एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है एनिमल किंगडम की। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है ओवम। स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्पर्म। और लॉन्गेस्ट कौन सी है, न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, फाइबर ऑफ रैमी। फाइबर ऑफ रैमी क्या है, एक जूट की एक वेरिएंट है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोकार्योटिक सेल, लार्जेस्ट प्रोकार्योटिक सेल कौन सी होती है, स्पाइरिलम। कौन सी, स्पाइरिलम। अब प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के बारे में देख लेते हैं। प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो या तो डेवलप नहीं होती, अगर हुई भी होती है तो वो लेस डेवलप होती है। इनको इमेच्योर सेल भी बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये एक तरीके का कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का। इसका मतलब क्या है, पहले बैक्टीरिया आया था, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद क्या आया था, एल्गी। तो उसके बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। फिर है यूकार्योटिक सेल, और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। प्रोकार्योटिक सेल के में DNA प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यूकार्योटिक सेल पे। यूकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ट्रूली प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डिफाइंड होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, फंजाई, एनिमल सेल, प्लांट सेल, और इनके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है DNA में। फिर बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में, किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 46, और ये 23 पेयर में होते हैं। कितने पेयर में, 23 पेयर में होते हैं। फीमेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, 44 प्लस डबल एक्स, और मेल के अंदर कौन सा होता है, 44 प्लस XY। और XY जो है वो किसका काम करता है, सेक्स डिटरमाइन करने का काम करता है। इससे पता चलता है कि सेक्स कौन सा होने वाला है, मेल होगा या फीमेल। तो इसके अंदर 44 तो होते हैं सोमैटिक सेल, कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल। और XY जो होता है वो काम करता है सेक्स डिटरमाइन करने का। किसका काम करता है, सेक्स डिटरमाइन करने का। अब डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोल्स और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम का कौन सा टाइप होता है, 70S, और यूकार्योटिक सेल में कौन सा होता है, 80S। कौन सा, 70S, और इसमें कौन सा होता है, 80S।
अब सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं कि सेल वॉल कौन सी प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो किसकी बनी होती है? पैप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की। एल्गी और फंगाई के अंदर किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की। और एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट हमें यही याद रखना है। अगर हमको यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन ये किसकी मदद से करते हैं? मीसोसोम्स की मदद से। जबकि यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये कौन सी रेस्पिरेशन करता है? इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन करता है। अब फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है? तो क्रोमैटोफोर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कौन होता है? थाइलेकॉइड जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में। और एक फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण, उसकी एक यूनिट होती है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी होता है प्लांट्स के अंदर? क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं देखा जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मूवमेंट देखा जाता है साइटोप्लाज्म में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक है हेलोफिला ओवेलिस, ये एक तरीके की सी ग्रास होती है जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देख लिया हमने। प्रिमिटिव सेल होते हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं, लेस डेवलप्ड होती है और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन इनमें नहीं प्रेजेंट होता है। फिर यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन जो है पूरी तरीके से डिफाइंड होता है। अब देख लेते हैं डीएनए किस किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है? एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है? पैप्टिडोग्लाइकॉन की। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक तरीके का बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है? लिपिड। क्या होता है? लिपिड। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसका काम क्या होता है? ये एनर्जी को जनरेट करता है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन, ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, PHOSPHTE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और इसमें राइबोसोम की कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है? 70S टाइप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट कोई कौन सा ऑर्गेनेली होगा? तो वो है न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे प्रोटीन बनाए जाते हैं। और इसको खोजा किसने था? पैलार्ड एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा खोजा गया था। और इसमें कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S। कौन सा होता है? 80S। और 70S किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। 80S होता है यूकैरियोटिक सेल में और 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है? तो एक आरएनए होता है rRNA। और ये राइबोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेली का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेली का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा होगा? राइबोसोम। और इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है उसकी प्रोसेस में हेल्प करता है। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है और स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लाइसोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है? एनिमल सेल के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? WBC जो वाइट ब्लड सेल होती हैं उनके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। फिर है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होती है? एक तरीके का कनेक्टिव लिंक होता है प्लांट और सेल के बीच में। किसके बीच में? प्लांट और सेल के बीच में एक कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड कराता है यूग्लिना। सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि है पहला बेसल कन्वेंशन। ये क्यों किया गया था? ये साइन किया गया था 1989 में और इसने ये लागू कब किया गया था? 1992 में। और बेसल एक सिटी है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इसका काम क्या था? ये क्यों किया गया था? टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस। जो कंट्रीज़ हैं, जो नेशंस हैं, डिफरेंट नेशंस, उनके बीच में जो हजार्डस वेस्ट होते हैं उनके मूवमेंट्स को रोकने के लिए एंड टू स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप टू लेस डेवलप कंट्रीज। मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो भी हजार्डस वेस्ट निकलता है अगर वो लेस डेवलप कंट्रीज में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनकी इकोनॉमी को या उनके एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस करेगा। तो उसको रोकने के लिए था बेसल कन्वेंशन। तो ये किससे रिलेटेड था? एनवायरनमेंट से रिलेटेड। दूसरा है कार्पेथियन कन्वेंशन। ये साइन किया गया था 2003 में। कीव एक शहर है यूक्रेन में, वहाँ पर। और लागू कब से किया गया था? 2006 से। और इस कन्वेंशन का मेन उद्देश्य क्या था? प्रोटेक्ट करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कैरेथियंस एरिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन करना और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाक रिपब्लिक और यूक्रेन। नेक्स्ट है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन कब साइन किया गया था? 10 सितंबर 1998 को। रोटरडैम जो है वो नीदरलैंड का एक शहर है और ये इफेक्टिव कब से हुआ था? 24 फरवरी 2004 से। और इसका कन्वेंशन क्यों साइन की गई थी? इसका काम था टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशन टू इम्पोर्टेशन ऑफ हजार्डस केमिकल्स। जो हजार्डस केमिकल हैं उनके इंपोर्ट को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की गई थी। उनके बारे में बताया गया था कि हजार्डस केमिकल को किस तरीके से रोका जा सकता है। बमाको कन्वेंशन ये कब साइन किया गया था? 1991 में और इफेक्टिव हुआ था ये 1998 से। इसमें क्या काम हुआ था? इसमें था ऑन बैन ऑन इम्पोर्ट इनटू अफ्रीका एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट विद इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका के अंदर किसी भी तरीके का हजार्डस वेस्ट का आना उसके मूवमेंट को और उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए था। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ये साइन किया गया था 22 मई 2001 को और ये इफेक्टिव कब से हुआ था? 17 मई 2004 से। इसमें और इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था? 13 जनवरी 2006 को। और इसका काम क्या था? इसमें प्रोटेक्ट करना था ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को। किससे? POP से। POP क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। इंडो फ्रेंच ऑफ एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज किया गया और ये 2021-2022 के बीच में था। और इस बार इसके 5 थीम थे। एक था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। एक कन्वेंशन साइन किया गया था तेहरान कन्वेंशन। इसमें जो कंट्रीज आते हैं कैस्पियन सी के राउंड में उन्होंने साइन किया था, जैसे अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। और इसको अडॉप्ट किया गया था 2012 में। और ये कब स्टार्ट किया गया था? जो 4th COP हुई थी मॉस्को में उसमें तेहरान कन्वेंशन साइन किया गया था। और इसका काम क्या था? अडॉप्ट लीगली एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था सी को प्रोटेक्ट करना। किससे? जो पॉल्यूशन होता है समुद्र में, जो लैंड बेस्ड सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो समुद्र का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए था तेहरान कन्वेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंडिया में 2 नए बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 10। कितनी हो गई है? 10। और नए कौन कौन से बीच हैं? एक है कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में है और दूसरा है ईडन। दूसरा क्या है? ईडन, जो कि पुडुचेरी में है। इसको ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, उसका क्या नाम है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। अब बाकी के बीचेस कौन कौन से हैं? जैसे टोटल 10 है। शिवराजपुर बीच जो गुजरात में है, घोगला बीच दीव में है, कासरकोड और पेदुबिद्री ये कर्नाटक में है, कपाट बीच केरला में, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच ओडिशा में और राधानगर बीच कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में।
तो हमारे कितने बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है? 10 बीच हैं। नए कौन कौन से हैं? कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुडुचेरी में। एक कैंपेन चलाया गया था, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसमें क्या था? एक इसको हिंदी में बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। क्या बोलते हैं? सुगम्य भारत अभियान। इसमें इसका एम क्या था? जो PWDs हैं, मतलब जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। इसके 3 गोल थे। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग NCR में और ऑल कैपिटल्स में, उनको PWDs के लिए सुगम बनाना। फिर है सेकंड गोल, टू कंडक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग। 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उनका ऑडिट करना। उसके बाद थर्ड गोल है, टू मेक 25% गवर्नमेंट ओन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैंडीकैप एक्सेसिबल। जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए हुए, उनमें से 25% को हैंडीकैप पर्सनस के लिए एक्सेसिबल बनाना। इसके लिए 2 ऐप लॉन्च की गई थी। एक है एक्सेसिबल इंडिया ऐप और एक ऐप है दिव्यांग सारथी ऐप। और एक बुकलेट रिलीज़ की गई थी, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। क्या नाम है? एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इनके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इस बार इसका थीम क्या था? जो थर्ड डे था उस दिन इसका थीम क्या रखा गया था? इंडिया अ राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स। इंडिया अ राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स। और ये किसके बीच में मनाया जा रहा है? 20 से 26 फरवरी 2021 में। हमारी जो एयर स्टाफ है उनके न्यू चीफ बदल दिए गए हैं। पहले थे RKS भदौरिया, अब नए कौन है? विवेक राम चौधरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो नए हमें याद रखना है, विवेक राम चौधरी। मीनामाता कन्वेंशन मरकरी पे बेस्ड था और ये अप्रूव किया गया था 19 जनवरी 2013 को जिनेवा में, और अडॉप्ट किया गया था 10 अक्टूबर 2013 को। कहाँ पर? कुमामोतो, एक जापान का शहर है वहाँ पर। और क्या कहते हैं इसको, इंडिया ने अप्रूव कब किया था? 2018 में। और इसके अंदर 35 आर्टिकल आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? 35 आर्टिकल आते हैं। और मिनामाता जो है वो जापानीज़ का एक सिटी है, जापान का एक सिटी है, उसके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट इज बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन ये किस लिए था? माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उनकी कंट्रोल, उनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल करने के लिए था, उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए था। और ये साइन किया गया था 1 नवंबर 1979 को जर्मनी में। और ये इफेक्टिव कब से हुआ था? 1 नवंबर 1983 को। 1 नवंबर 1983 को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। और इस बार इसका थीम क्या था? कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। और इंडिया में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और ये बर्थडे किसका होता है? वर्गीस कुरियन का। वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये कब मनाया जाता है? 1 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को। और बाइसिकल की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। और इस पर इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 24वां बिम्स्टेक डे कब मनाया गया? 6 जून को। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। लेप्रोसी डे 30 जनवरी को। नेवी डे 4 दिसंबर। और सबमरीन डे 8 दिसंबर। मुख्यमंत्री शिशु सेवा चौनी योजना, ये किस राज्य की स्कीम है? असम की। अरुंधति योजना असम की स्कीम है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नए चेयरमैन बना दिए गए ना, अरुण कुमार मिश्रा। BCM हमारे एम्बेसडर बने हैं आइसलैंड में। संजीव कोहली एम्बेसडर बने हैं सर्बिया में। S एनअपशिका एम्बेसडर बने हैं पपुआ न्यू गिनी में। कौन कौन से? BCM आइसलैंड में, संजीव कोहली सर्बिया में, और S एनअपशिका पपुआ न्यू गिनी में। WHO के द्वारा WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और ये क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने इंडिया में टोबैको का जो कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए था। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड कौन सा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? यह है इफ्को के द्वारा बनाया गया। कॉनराड संगमा पैनल बनाया गया था, जो कि मेघालय के CM है। ये क्यों बनाया गया था? जो GST एग्जाम्पशन है, कोविड की जो मटेरियल है उनको एग्जामिन करने के लिए। और इनके द्वारा जो पार्टी है, इनकी जो पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी दुबई में। उसमें 75 kg की वीमेन कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता? पूजा रानी ने। और मैन में किसने जीता था? 91 kg कैटेगरी में संजीत ने। बेलग्रेड ओपन, इसमें मैन सिंगल्स में अवार्ड किसने, मैन सिंगल टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं।
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसमें क्या है, जिन बच्चों ने पेरेंट्स को खो दिया कोविड के चलते, उनके लिए 23 साल की उम्र पूरी हो जाने पर 10 लाख रुपए का फंड अलोकेट किया जाएगा और 18 से 23 साल के बीच में जब उनकी उम्र होगी तो उनको सरकार के द्वारा एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। यूएफा चैंपियन लीग 2021, इसको किसने जीता? मैन में चेल्सी ने और वीमेन में बार्सिलोना ने। यूएसए में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन है? वनिता गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कॉमर्शियल सर्विस, ये कौन बनाए गए हैं? अरुण वेंकट रमन। और जो बाइडेन की सीनियर एडवाइजर कौन है अभी? नीरा टंडन। क्या नाम है उनका? नीरा टंडन। घर घर औषधि योजना, ये किस राज्य की स्कीम है? राजस्थान की। असम राइफल्स के 21वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नैयर। क्या नाम है? प्रदीप चंद्रन नैयर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके चेयरमैन कौन है? टीवी नरेंद्रन। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एमओयू साइन किया है जापान के साथ, इसलिए जो अर्बन डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए। और कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया अर्जेंटीना के साथ, किसकी फील्ड में? जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके कॉपरेशन करने के लिए उसकी फील्ड में। सीएसआर की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीएल, जो कि पुणे में है, उनके द्वारा एक टेक्निक डेवलप की गई है, उसका क्या नाम है? स्वास्तिक टेक्निक। इसमें क्या काम होगा? जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनकी मदद से वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? जगन्नाथ मोहपात्रा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक क्लस्टर सेटअप किया जा रहा है मैंगो के लिए। कहाँ पर? लखनऊ में। आईआईटी रोपड़ के द्वारा एक डिवाइस तैयार की गई है एमबी टैग। क्या नाम है? एमबी टैग। माइक्रोसॉफ्ट ने एक फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है। किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने। लिटोरिया मीरा एक स्पीसीज़ को भी फाइंड किया गया था, ये फ्रॉग की स्पीसीज़ है और ये कहाँ खोजी गई थी? न्यू गिनी में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया? डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस के हैं, और इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इसको ट्रांसलेट किया गया था फ्रेंच से इंग्लिश लैंग्वेज में। इसराइल के 11वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसाक हर्जोग। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था अजित मिश्रा के अंडर में। इसका काम किया था जो वर्कर्स हैं उनके लिए मिनिमम वेज को फिक्स करना, वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस को फिक्स करना। आईएनएस संदायक जो इंडिया का एक जहाज है वो अभी डिकमीशन हो गया है। कहाँ पर? नेवल डॉकयार्ड वाइजैक में, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, और इसने 40 साल सेवाएं दी थी। और एक और जहाज डिकमीशन हुआ है, उसका क्या नाम है? आईएनएस राजपूत। क्या नाम है? आईएनएस राजपूत। कोपा अमेरिका सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किया जाएगा ब्राज़ील में, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। एक कोविड टेस्टिंग की किट बनाई गई है, कोविड टेस्टिंग किट, उसका क्या नाम है? कोविसेल्फ, और एक है पैन बायो। कोविसेल्फ और पैन बायो। नासा का एक मिशन है दा विंसी प्लस, और एक है वेरिटास मिशन। ये कौन से ग्रह के लिए है? वीनस मिशन, वीनस ग्रह के लिए। और इंडिया का जो मिशन है वीनस के लिए, वो उसका क्या नाम है? शुक्रयान-1। क्या नाम है? शुक्रयान-1। एडीबी ने अभी $2.5 मिलियन का लोन दिया है सिक्किम को, और एडीबी का हेडक्वार्टर का फिलीपींस की राजधानी मनीला में। किस लिए? वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट के जो रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, सेज प्रोजेक्ट। ये किस द्वारा चलाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स लाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स लाया जाता है, जिसमें 17 गोल्स हैं। तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा रहा? केरला। और लास्ट में कौन सा रहा था? बिहार। और टॉप यूटी कौन सा रहा था? चंडीगढ़। इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। राब्ता मुहिम स्टार्ट की गई थी पंजाब सरकार के द्वारा, राब्ता मुहिम पंजाब सरकार के द्वारा। विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट, इसको एनजीटी ने परमिशन दे दी है, और ये कहाँ पर है? वडोदरा, जो कि गुजरात में है। यूनटैब स्कीम स्टूडेंट्स के लिए किसने चलाई? लद्दाख में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसकी नए मेंबर अभी कौन बने हैं? आर एस सोडी, और कुछ महीने पहले बने थे दिलीप रथ। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसको स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें क्या होगा? स्कूल्स को जज किया जाएगा, और इसमें कितने पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं? 17 पैरामीटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा 2 कैंपेन अभी चलाए गए थे। इसका क्या नाम है? नॉट योर मेडिसिन, और दूसरा है सैड इमोजीज। नॉट योर मेडिसिन और सैड इमोजीज। तियानमेन स्क्वायर, ये बुक किसने लिखी है? विजय गोखले ने। और चाइना में भी हमारे एम्बेसडर कौन है? विक्रम मिश्री। क्या नाम है? विक्रम मिश्री। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, ये बुक किसने लिखी है? राहुल पंडिता ने। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये कब कौन से डिकेड को डिफाइन किया गया है? 2021 से 2030 के बीच में।
वाटर बरियल, ये फिल्म को अभी एक अवार्ड दिया गया है। ये फिल्म अरुणाचल प्रदेश की है और किस लिए दिया गया है? एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। और इसने सेवन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुए थे उसमें ये अवार्ड जीता है। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ये कब मनाया जाता है? 9 जून को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। नेशनल मैरीटाइम डे 5 सितंबर, क्योंकि इस दिन हमारा जो जहाज़ था एसएस लॉयल्टी वो गया था ब्रिटेन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। और इस बार इसका थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये डिसीज़ होती है एल्बिनिज्म, इसके लिए डे कब मनाया जाता है? 13 जून को। और इस बार इसका थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य का मिशन है? केरला सरकार का। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 ये किसके द्वारा बनाया गया? HAL के द्वारा। और इसको अभी कहाँ पे लगाया गया है? INS देगा, जो कि विशाखापट्टनम में है। एक कमेटी का गठन किया गया था, KP कृष्णन कमेटी। KP कृष्णन कमेटी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है IFSCA को, जिसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। और इसके चेयरमैन कौन है? IFSCA के इंजेती श्रीनिवास। और ये किस लिए थी? इन्होंने जो कैपिटल कंपनी है, वेरियस कैपिटल कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट बनाई थी उसको सबमिट कर दिया है। एक प्रोग्राम चलाया गया था फेसबुक के द्वारा, टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए था? लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया था। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी भी फैल गई थी मिजोरम में। और इसमें क्या था? जो 4650 पिग थे उनकी कलिंग कर दी गई थी। कलिंग मतलब उनको मार दिया गया था। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई है 2021 की, जो कि 17 गोल के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 117। तो अब 17 से याद कर सकते हैं कितनी रैंक थी? 117। इंटरपोल ने अभी एक ग्लोबल डेटाबेस बनाया है। इसमें क्या है? जो लोग मिसिंग हो गए हैं उनको उनके DNA के थ्रू सर्च किया जा सकेगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो उसको क्या नाम दिया गया है? आई फैमिलिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट चलते हैं। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक में है, इसको अभी एक स्टेटस मिल गया है नेट एनर्जी न्यूट्रल का। नेट एनर्जी न्यूट्रल का स्टेटस किसको मिल गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक में है। एक बुक लिखी है अभी विनोद कापरी ने, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी टू होम। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी टू होम, ये बुक लिखी है विनोद कापरी ने। वर्ल्ड बैंक के द्वारा $500 मिलियन का लोन दिया गया। किसको? टू बूस्ट MSME सेक्टर। इंडिया का जो MSME सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? डेविड मैल्पस, जो कि USA के हैं। एक नए इलेक्शन कमिश्नर का बनाए गए थे अनूप चंद्र पांडे। और दूसरे कौन है इलेक्शन कमिश्नर? राजीव चंद्रा। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में 3 E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। असम का छठा नेशनल पार्क कौन सा बना है? रायमोना। और 7वां बना था देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उनके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बाल स्वराज पोर्टल। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसके 76वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मालदीव से। और ये मालदीव में कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, ये अभियान किसने चलाया? दिल्ली सरकार ने। जो बंधन बैंक है उन्होंने अभी एक अकाउंट बनाया था, सौर्य सैलरी अकाउंट। ये हमारी आर्मी के लिए था। तो और बंधन बैंक के अभी MD कौन है? चंद्रशेखर घोष। दुनिया का पहला कंट्री कौन सा बना है जिसने बिटकॉइन को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है? तो वह है एल सैल्वाडोर। एक ऑपरेशन चलाया गया था क्योंकि ये लोग मेडिकल ट्रेड कर रहे थे इलीगली, जो कोविड से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स हैं उनका। तो उसके लिए जो वेब लिंक्स थे करीब 1 लाख से ज़्यादा, उनको रिमूव कर दिया गया। तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पेंजिया 14। तो ये किसने चलाया था? इंटरपोल ने। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गिफ्ट सिटी में। और इसको कौन लगाएगा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। किसके द्वारा लगाया जाएगा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा।
प्राण वायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की गई हरियाणा में। इसमें क्या होगा, जो 75 साल से ज़्यादा पुराने ट्री हैं उनका कंजर्वेशन किया जाएगा, उनकी रखवाली के लिए लोगों को 2,500 रुपये दिए जाएंगे पर ईयर। फर्स्ट FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, मेन एंड वीमेन का, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा ओमान के द्वारा, और ये कब होगा, 2024 में। अभी एक लॉन्गेस्ट ओपन सबसी केबल बिछाई जा रही है, इसका क्या नाम है, फर्मिना केबल, और इसको कौन लगा रहा है, गूगल। कौन सी कंपनी लगा रही है, गूगल। और ये कहाँ से जाएगी, जो USA का ईस्ट कोस्ट है वहाँ से जाएगी लास्ट टोनिनास तक, जो कि अर्जेंटीना में है। इस साल का पेन प्रिंटर प्राइज़ किसको दिया गया, ये राइटर को दिया जाता है, तो ये जिम्बाब्वे के एक राइटर हैं सित्सी डंगर रैम्बगा, और इनकी जो बुक थी उसका क्या नाम है, दिस मॉर्नेबल बॉडी। क्या नाम है, दिस मॉर्नेबल बॉडी। अभी एक क्रिकेट की ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट की गई है, क्रिक क्रू। इसको किसने स्टार्ट किया था, वीरेंद्र सहवाग ने संजय बांगर के साथ मिलकर। 8वां इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जर्मनी में, और जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लॉज़ेन में है, उसके भी प्रेसिडेंट नए बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, हुसैन अल मुसल्लम, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुवैत से। मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उखना खुरेलसुख, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलानबटर। माली के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं चौगुल कोकुल्ला मेगा, और माली की कैपिटल क्या है, बमाको। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं उनके अर्ली डिटेक्शन के लिए एक टेक्निक डेवलप की है, किसने, IIT खड़गपुर ने। टाटा डिजिटल जो कंपनी है उन्होंने एक डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप था 1mg, उसमें मेजर स्टेक खरीद लिया है, किसमें, 1mg में, जो कि टाटा डिजिटल के द्वारा खरीद ली गई है। अभी इंडिया और जर्मनी के डिप्लोमेटिक्स रिलेशन, उसके 70 साल पूरे हुए, तो उसकी एनिवर्सरी में एक पोस्टल स्टैम्प को रिलीज़ किया गया था, एक डाक टिकट को रिलीज़ किया गया था। उसमें 2 गेट दिखाए गए थे, एक था इंडिया का इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, और दूसरा है ब्रैंडनबर्ग गेट जो कि जर्मनी में है। कौन सा, ब्रैंडनबर्ग गेट। 3 अभी एंटीजन किट बनाई गई हैं, तो एक है कोविफाइंड, जिसको बनाया है मेरिल डायग्नोस्टिक ने। माई लैब के द्वारा, जो कि पुणे में है, उनके द्वारा बनाई गई है कोविसेल्फ, और अबॉट जो कि USA की एक कंपनी है, उनके द्वारा बनाई गई है पैन बायो। ये 3 जो हैं ये टेस्ट किट हैं कोविड की। CM अनुप्रति, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, इसको कौन से राज्य ने स्टार्ट किया, राजस्थान ने। ऐसे ही एक योजना जिसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो स्टार्ट करी उत्तर प्रदेश ने, उसका क्या नाम है, अभ्युदय योजना। अभी चाइना ने दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पावर स्टेशन लगाया है, हाइड्रो पावर स्टेशन, उसका क्या नाम है, बहतियान हाइड्रो पावर स्टेशन। और ये कौन सी नदी पर लगाया गया है, जिंसा और यांगत्से नदी पर। और वर्ल्ड का पहला कौन सा है, वो भी चाइना में है, उसका क्या नाम है, थ्री गॉर्जेस डैम। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है स्मॉल वेंडर्स के लिए, जगनन्ना थोड़ू स्कीम। इंडिया की पहली कार्टी थेरेपी की गई। कार्टी थेरेपी में क्या होता है, इसका क्या नाम है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। इसको अभी कहाँ किया गया था, क्वेश्चन ये है, तो ये की गई थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है। कहाँ पर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑफ जापान, ये एक अवार्ड है। ये एशियन पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन किसको दिया गया है, ये RS सोडी को दिया गया है, जो कि अमूल के MD हैं। और इनको भी मेंबर किसका बनाया गया था, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का। और उससे पहले किसको बनाया गया था मेंबर, दिलीप रथ को। फ्रेंच ओपन 2021, इसका वीमेन सिंगल किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो चेक रिपब्लिक की हैं, और उन्होंने किसको हराया था, अनिस्थेसिया को। मैन में किसने जीता था फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने किसको हराया था, स्टीफेनोस सित्सिपास को। पुलित्जर प्राइज़ किसको दिया गया, ये इंडियन ओरिजिन 2 जर्नलिस्ट हैं, मेघा राजगोपालन और दूसरे हैं नील रीड। पुणे के एक व्यक्ति हैं संदीप रनाडे, उनके द्वारा इंडिया का जो एक क्लासिकल म्यूजिक ऐप है उसको बनाया गया है AI प्लेटफॉर्म पे, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। उसका क्या नाम है, नाद साधना। IIT बॉम्बे ने अभी लॉन्च किया है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। UNCTAD, उसके नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, रिबेका
ग्रिंसपैन, रेबेका ग्रिंसपैन जो कोस्टारिका की हैं। और UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। पेबैक कंपनी जो है इसको एक्वायर कर लिया गया है भारत पे के द्वारा, और उन्होंने किससे खरीदा है इसको? अमेरिकन एक्सप्रेस से। किससे? अमेरिकन एक्सप्रेस से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है वीनस प्लेनेट के लिए, एनविजन मिशन, और इसके लिए इनका कौन सा रॉकेट यूज़ होगा? एरियन रॉकेट। इंडिया और कुवैत के बीच में एक MOU साइन किया गया है। इसमें क्या होगा? जो वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए कॉपरेशन किया जाएगा। समक्का सागर प्रोजेक्ट, ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? तेलंगाना का। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस नदी पर बनाया जाएगा? गोदावरी नदी पर। रेवा योजना कहाँ की है? रेवा योजना ये लद्दाख की है। अभी अभी SBI ने कवच पर्सनल लोन स्टार्ट किया है। इसमें 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं कोविड ट्रीटमेंट करने के लिए। वर्ल्ड का बेस्ट बैंक 2021 फॉर इंडिया, तो इसमें फोर्ब्स मैगजीन द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। तो इसमें कौन सा बैंक है? DBS बैंक, जो कि सिंगापुर का बैंक है। क्यूबा में एम्बेसडर अभी कौन बनाए गए हैं? S जानकी रमन। और ट्यूनीशिया में एम्बेसडर कौन है? नगुलखम जैथोम गांगटे। नगुलखम जैथोम गांगटे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के PM कौन है? अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेनरी मेरी डोंड्रा। हेनरी मेरी डोंड्रा। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? बैंगुई। बैंगुई। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? यामिना पार्टी। क्या नाम है? यामिना पार्टी। और इसराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इशाक हरजॉग। इशाक हरजॉग। होम इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने। किसने लिखा है? अमर्त्य सेन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2018 में एक स्कीम चलाई गई थी, PM आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या है? PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों के लिए चलाई गई थी। फिर आप बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है UP PCS के लिए और UP लोअर PCS मेंस के लिए। CACP, जिसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या करती है? जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका MSP को डिफाइन करती है। MSP को डिफाइन करती है। तो ये कितनी क्रॉप्स का MSP डिसाइड करती है? तो ये हैं 22 क्रॉप्स। अगर कमोडिटीज़ के बारे में बात किया जाएगा तो कमोडिटीज़ कितनी आ जाती हैं इसके अंदर? 23 कमोडिटी। ठीक है। और इसने ये MSP तय करना कब से स्टार्ट किया था? 2009 से। और जब MSP ये तैयार कर देती है तो इसकी रिपोर्ट को फाइनलाइज कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और MSP के अंदर किस वैरायटी की कितनी क्रॉप्स आती हैं? तो वह खरीफ की 14 क्रॉप्स आती हैं, रबी की 7, और कैलेंडर ईयर में कितनी क्रॉप्स आती हैं? 4। CACP जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। और उसका गठन किया गया था 1965 में। और उन्होंने पहला MSP कब दिया था? 1966 में, जो कि वीट के लिए था। 2004 में एक कमेटी गठन की गई थी, स्वामीनाथन कमेटी, और उन्होंने MSP के बारे में बताया था कि MSP को किस तरीके से गठित बनाया जाना चाहिए। और इस साल की रिपोर्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट MSP में किस में हुआ है? तिल में। किस में? तिल में। कितना रुपए बढ़ा है? 452 रुपये पर क्विंटल। और दूसरे नंबर पे किस में बढ़ा है? तुअर और उड़द में। कितना? 300 रुपये पर क्विंटल। अब बात करते हैं वीट का कितना रहा है। वीट का MSP रहा है 2015, और इसमें रिटर्न की लगाई जा रही है अनुमान, इसमें 100% रिटर्न होगा। और ऐसे ही 100% रिटर्न किस में होगा? रैपसीड या सरसों में, जिसका MSP भी कितना तय किया गया है? 5050, और इसमें भी 100% रिटर्न का अनुमान लगाया जा रहा है। चना का MSP कितना तय किया गया है? 5230, मसूर का 5500, जौ का 1635, धान का राइस का 1940, और कुसुम का 5441। तो MSP आपको उनके याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट का 2015, और दूसरा है राइस का 1940, और तीसरा है रैपसीड सरसों 5050। 5 आइज़ कौन से? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक संस्थान है। तो उसमें कौन से कंट्रीज आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और USA। एक चार्टर इन्होंने साइन किया था, अटलांटिक चार्टर। कब? 1941 में। 1941 में। क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA। इनकी 24 सितंबर को मीटिंग होने वाली है वॉशिंगटन में। अभी एक पैक्ट साइन किया गया था, ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट। ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट, इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, और तीसरा है USA। इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी अभी, सूर्यकिरण एक्सरसाइज। सूर्यकिरण एक्सरसाइज ये कहाँ पे की जा रही है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में।
अब बात करते हैं, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ पर है? फॉरेन करेंसी एसिड्स में। कहाँ पर? फॉरेन करेंसी एसिड्स में। उसके बाद आता है गोल्ड, फिर आता है एसटीआर। एसटीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और चौथे नंबर पे किस में आता है? रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। फॉरेक्स रिजर्व की पोजीशन कहाँ पे डिफाइन कहाँ पे की जाती है? आईएमएफ के अंदर। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड में चौथा लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है, ये आपको याद रखना है। इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है। और इनका अमाउंट अभी कितना है? 612.73 बिलियन डॉलर। पहले नंबर पे कौन है? चाइना, दूसरे नंबर पे है जापान और तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। इस साल जो अभी जो रिसेंट जून जुलाई तक जो जो रेपो रेट है, जो आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें रेपो रेट कितना रखा गया है? 4%। रिजर्व आरआरपी कितना रखा गया है? 3.35%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.5%। बैंक रेट 3.5%। करंट रेपो रेट 4% और एसएलआर 18%। कितना रखा गया है? 18%। नेक्स्ट चलते हैं, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसको रिलीज़ करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पिछले साल यूपीपीसीएस में इसी क्वेश्चन आया था। अब इसमें देख लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है इंडिया का। तो आईएमआर देखते हैं, इस बार सबसे ज़्यादा आईएमआर किसका रहा था? मध्य प्रदेश का। इसमें क्या था? 1000 में से 48 बच्चों की डेथ हो जाती है जो इन्फेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका स्कोर था 43 और असम में और छत्तीसगढ़ में कितना? 41। और सबसे कम डेथ कहाँ होती है? नागालैंड में, फिर है मिज़ोरम, फिर है गोवा और कर्नाटक और सिक्किम। और ओवरऑल इंडिया में कितना स्कोर था? इंडिया में 32 की डेथ हो जाती है इन्फेंट की 1000 पे। फिर बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इंडिया में कितना था? 13.8। और टॉप में कौन है? बिहार 20.3, फिर है उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर, फिर है राजस्थान। और बॉटम में कौन था? गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरला और फिर है तमिलनाडु, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा। बर्थ रेट में अब देख लेते हैं, इंडिया का स्कोर था 20 और बिहार का स्कोर था सबसे ज़्यादा 26.2, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश। और बॉटम में कौन था? गोवा, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा। डेथ रेट में इंडिया का स्कोर कितना था? 6.2। और मैक्सिमम किस में है? छत्तीसगढ़ में 8, सबसे ज़्यादा 8 डेथ हो जाती हैं। फिर उड़ीसा में 7.3, फिर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम किस में होती है? नागालैंड में, फिर मिज़ोरम में, फिर मणिपुर में। आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि इंडिया का स्कोर कितना है, टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है, और यूपी का स्कोर कितना है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया का स्कोर कितना है? 2.2। और इसमें टॉप में कौन है? बिहार, फिर है मेघालय, फिर है उत्तर प्रदेश। और बॉटम में कौन है? सिक्किम, फिर है अंडमान निकोबार, फिर केरला। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? इंडिया का 936 और उत्तर प्रदेश का कितना है? 902। कितना? 902। और टॉप में कौन है? अरुणाचल प्रदेश 972, फिर है मेघालय एंड मिजोरम 970। फिर है लोएस्ट में कौन है चाइल्ड सेक्स रेशियो में? हरियाणा 834, फिर है पंजाब 836। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 113। सबसे ज़्यादा मैटरनिटी डेथ कहाँ होती हैं? असम में 115। असम का स्कोर था शायद, असम 1 नंबर पर है, इसका रैंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर है यूपी, फिर है मध्य प्रदेश और बॉटम पे कौन था? केरला, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु। क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? एमआईटी यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स। फिर सेकंड पे ऑक्सफोर्ड। और इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आईआईटी बॉम्बे, जो रैंक पे थी 117 रैंक पर। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया गया एआईयू के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर का है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। और इसमें सेकंड पे कौन रहा है? ओसाका। थर्ड पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ओलंपिक्स होंगे ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन में। और इसमें टॉप पे कौन सा रहा है? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं इंडिया में इसमें लार्जेस्ट सिटी में कौन सा लिवेबल सिटी है। लार्ज सिटीज़ में आएगा बेंगलोर, और स्मॉल सिटीज़ में अगर कोई रहने लायक कोई सिटी है तो वो है शिमला। अब्दुल्ला शाहिद की जो सेफ्टी कैबिनेट है उसमें कौन बनाया गया है? के नागराजन नायडू, जो कि यूएन में है इंडिया के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अब्दुल्ला शाहिद जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76 प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश और यूनाइटेड टेरिटरीज़ में कौन है? अंडमान निकोबार टॉप पर।
सुरक्षित तुम अभियान किसने स्टार्ट किया था? ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। इसको स्टार्ट किया था नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। अभी अभी यूएसए ने एक एक्ट लागू कर दिया, ईगल एक्ट। किसने? यूएसए ने। आईएनएस चक्रा को इंडिया ने लीज पे लिया था रसिया से, अब इसको वापस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र 3 साल के लिए बनाए गए हैं, रणजीत सिंह देसाई जो कि महाराष्ट्र से हैं। फैंगयुन 4B ये वेदर सैटेलाइट है, ये है चाइना का। तो ये था हमारी रिवीजन सीरीज़ का छठा पार्ट। मिलते हैं 7वें वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।